हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक तरीके के ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने में मदद करते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हम जानते हैं उन सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में ज़्यादातर यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसको एसिडिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप के नाम में एसिड वर्ड अटैच्ड है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उसको, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ अक्वायर करने में मदद करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन को। तो जैसे हम लोग डिफरेंट एसिड्स जानते हैं, लैक्टिक एसिड जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, सिट्रिक एसिड जानते हैं, देन इथानोइक एसिड जिसको हम लोग इन कॉमन टर्म्स इन कॉमन लैंग्वेजेस एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी हम नाम जानते हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, एंड इसका जब हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो फिर सफिक्स क्या इस्तेमाल होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को रखने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, मतलब जो उसका फर्स्ट मेंबर होगा उस सीरीज़ का वो कौन सा कंपाउंड है, देन सेकंड मेंबर का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या नाम होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड अगर टाइम बचता है तो देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट एस्टर, मतलब वो एस्टर जो आपके रिएक्शंस में इंक्लूडेड है। एस्टर का हम लोग इस तरीके से टेबल में नहीं डिस्कस करेंगे, इतना सारा ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, सफिक्स यूज्ड, इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th में एस्टर का नॉमेनक्लेचर नहीं आता है और एक्स्टर का नॉमेनक्लेचर इंक्लूडेड भी नहीं है। इनफैक्ट किसी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जानना है इस साल, लेकिन फिर भी एस्टर का जिक्र आगे कुछ रिएक्शंस में होगा, तो इसीलिए एस्टर के बारे में भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये नाम है फंक्शनल ग्रुप का। कंडेंस्ड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से COOH, इस तरीके से पढ़ते भी हैं और ऐसे लिखते भी हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म अगर बोलेंगे तो ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप इंक्लूडेड होता है, जैसा कि हम लोगों ने कीटोन में भी पढ़ा था C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उसी तरीके से हम लोगों ने एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप देखा था C डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रिपीटिटिवली आपको दिखेगा एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। ये कॉमन ग्रुप है जो तीनों में आपको दिखाई देता है। लेकिन बाकी के जो भी एटम्स हैं जो उसके टर्मिनल बॉन्ड्स पर अटैच्ड होते हैं उसके वजह से सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड तीनों में कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है लेकिन बाकी की चीज़ें डिफरेंट है, जिसके वजह से ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। तो ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म में कहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, आई जस्ट शो यू, C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। जो C डबल बॉन्ड O जो मैंने यहाँ पर बनाया ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखेगा, एंड साथ में ऐसे O और H रहता है। चाहे तो OH ऐसे भी लिख सकते हैं या तो चाहे तो ऐसे ओपन करके पूरी तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको इच्छा है वैसा आप लिख सकते हैं। देन इसके साथ जो सफिक्स यूज्ड होता है वो सफिक्स हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से नहीं लेते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट सेपरेटली। अभी तक मैंने जितना भी आपको सफिक्स बताया था वो सब कंपाउंड के या फंक्शनल ग्रुप के नाम से ही डिराइव हो रहा था। जैसे कीटोन का लास्ट 3 लेटर्स ONE हम लोग यूज़ कर रहे थे, एल्डिहाइड का फर्स्ट 2 लेटर्स AL यूज़ कर रहे थे, अल्कोहल का लास्ट 2 लेटर्स OL यूज़ कर रहे थे, एल्केन के लिए लास्ट 3 लेटर्स ANE यूज़ करते हैं, एल्कीन के लिए लास्ट 3 लेटर्स ENE यूज़ करते हैं, एल्काइन के लिए लास्ट 3 लेटर्स जो है वो YNE यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे अभी तक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो नाम में ही किसी 2-4 लेटर्स को यूज़ करके हम लोग उसके सफिक्स को या प्रीफिक्स को बनाते थे।
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में से वो सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिया गया है, वो सेपरेटली रखा गया है और उसको आपको अलग से याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप फंक्शनल ग्रुप के नाम से उसके सफिक्स को याद नहीं रख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, ठीक है। तो उसको आपको अलग से सेपरेटली याद रखना पड़ेगा। सो जो सफिक्स यहाँ पर यूज होता है दैट इज ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, ये वर्ड हम लोग लास्ट में लगाते हैं और ओइक और एसिड के बीच में गैप रखते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, गैप रखेंगे, ठीक है। ओइक के पहले आपको कुछ अटैच करना पड़ेगा जो कार्बन चेन को देखकर हमें लिखना होता है। अब सिंस हम जान रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद का अपना एक कार्बन है ऑलरेडी, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन यहाँ पर दिख रहा है ना, दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक एक कार्बन यहाँ पे है। सो ओरिजिनली इट हैज़ 1 कार्बन। तो मैंने आपको जब फंक्शनल ग्रुप जिस क्लास में शुरू किया था उस टाइम बताया था कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी कार्बोनिल ग्रुप पढ़ते हैं तो अलग अलग कंडीशंस होता है जिसमें कि या तो वो कीटोन बन जाता है, या तो एल्डिहाइड बन जाता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मैंने बताया था कि जो ओपन बॉन्ड रहेगा उस ओपन बॉन्ड में या तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं या तो हम कार्बन चेन लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो ओपन बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाला जो ओपन बॉन्ड है, इस ओपन बॉन्ड के साथ या तो हम यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं या तो ओपन बॉन्ड के साथ हम कोई कार्बन चेन लगा सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर कोई कार्बन चेन लगा देंगे तो भी चलेगा, या तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो भी चलेगा। मतलब दोनों कंडीशंस में ये एक एसिड बना सकता है, एसिड जनरेट कर सकता है। सो कार्बन चेन हो चाहे हाइड्रोजन हो, दोनों ही केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर आप जनरेट कर सकते हैं, वेदर दैट इज फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर। सो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट आपका मेंबर होगा, सबसे छोटा मेंबर होगा, क्योंकि उसमें सबसे कम कार्बन है, क्योंकि ओरिजिनली उसमें एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है। तो हम अगर एक हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो मैंने बाहर से कोई कार्बन नहीं अटैच किया जिससे कि कार्बन का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। तो मुझे फर्स्ट मेंबर वैसे कंपाउंड को लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे कम होगा। तो सबसे कम कार्बन एटम तब होगा जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा के अगर मैं यहाँ पे सी लगा देते हैं, यहाँ पर अगर कार्बन लगा देते तो 2 कार्बन हो जाता। तो 2 कार्बन से अच्छा क्या है कि यहाँ पर हम एक ही कार्बन रखेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप का ही अपना कार्बन होगा, और इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हाइड्रोजन लगाने से क्या होगा कि कार्बन एक ही रह गया और एसिड भी बन गया, ठीक है। सो इसीलिए इस तरीके से वैलेंसी फुलफिल करने के लिए या तो हम कार्बन लगा सकते हैं या तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सीरीज का। तो इसलिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे हमें अगर कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है फर्स्ट मेंबर का तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं HCOOH, और अगर इसे ओपन करके लिखने के लिए कहा जाए कि ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखिए तो हम इसको लिखने के लिए सबसे पहले H लिखेंगे जो हमने बाहर से अटैच किया है, फिर कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वो लिखेंगे, और उसके बाद साथ में जैसे OH अटैच्ड है वो लिखेंगे। अगर आप इस हिस्से को कंपेयर करते हैं, ये वाला हिस्सा अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से मैच करेगा जो मैंने अभी बॉक्स में आपको इनक्लोज करके बताया। ये वाला हिस्सा और ये वाला स्ट्रक्चर आपको मैच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा सिर्फ क्या लगाया है, हाइड्रोजन लगाया है। तो हाइड्रोजन लगाने से कार्बन का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, और ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया या ऐसा एक कंपाउंड बन गया जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन का एटम प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल ग्रुप का ही अपना कार्बन है, ठीक है। बाहर से कोई कार्बन हम लोगों ने नहीं अटैच किया है, और फिर भी कार्बन का जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो गया। ओके, सो ये आपका फर्स्ट मेंबर है। अब सेकेंड मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको एक एक करके कार्बन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि ये वाला जो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर अटैच कर रहे थे इसके जगह पर
हम एक कार्बन इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस जगह पर अगर हम कार्बन लगा देते हैं, मान लीजिए हम सेम स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, सेम स्ट्रक्चर, ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास हाइड्रोजन अटैच किया हुआ है, इस टाइम पे यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर हम कार्बन लगा देते हैं तो कार्बन ने फिलहाल यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो अभी भी वो और 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए इसका और 3 बॉन्ड आपको शो करना पड़ेगा जो कि हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड मेंबर बन जाएगा जिसमें आपने एक कार्बन एटम को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद इसी जगह पे अगर इसके कंडेंस्ड फॉर्म को लिखने के लिए कहा जाए तो इन तीनों हाइड्रोजन को, इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन को आप रिड्यूस करके CH3 लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग C बॉन्ड H एंड बॉन्ड H। 3 बार बॉन्ड H लिखने के बजाय आप चाहें तो CH3 रिड्यूस करके लिख सकते हैं, और ये इतना बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप लिखने के बजाय आप चाहें तो वहाँ पर COOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को कंडेंस करके, रिड्यूस करके छोटे तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो चाहे आप ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखिए या ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखिए, मतलब तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो CH3COOH आपने पहले भी ये फॉर्मूला कई जगह पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, ये इथानोइक एसिड को रिप्रेजेंट करता है या एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे कि इसका नॉमेनक्लेचर हमें कैसे लिखना है, ओके। तो नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने पहले ही बोला कि जो सफिक्स हम ले रहे हैं वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में नहीं दिखेगा, ओइक वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा नाम में, है ना, तो इसीलिए हमें इसको याद रखना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हम इसको याद रखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप के नाम में ये आप अलग से नहीं ढूंढेंगे, इसको आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा। तो करना कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आपको काउंट करना पड़ेगा, अलग से अगर कोई कार्बन चेन जुड़ा हुआ है तो उसका भी कार्बन आपको काउंट करना पड़ेगा। सारे कार्बन एटम्स को काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद जितने कार्बन एटम होंगे उसके हिसाब से एल्केन लिख लीजिएगा, जो भी एल्केन आपका है, एल्केन प्लस ओइक एसिड, ठीक है, एल्केन प्लस ओइक एसिड, और ई को ड्रॉप कर देना है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सटाकर एडजेसेंटली लिखते हैं तो ई और ओ फिर से साथ आ जाएगा और हम 2 वावल साथ में नहीं रख सकते हैं। दैट इज़ द रूल वाइल राइटिंग एनी नेम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ई और ओ साथ नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ई ड्रॉप कर देंगे और नाम आपका फिर हो जाएगा एल्कानोइक एसिड, ठीक है, एल्कानोइक एसिड। इस फॉर्म में आपको नाम लिखना है, नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे पहला हम लोग इस फर्स्ट कंपाउंड से शुरू करते हैं, चाहे आप इस कंपाउंड को देखिए या ये वाला कंपाउंड देखिए, दोनों कंपाउंड में आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, ओनली 1 कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हम नाम क्या लिखते थे, हम लोग जनरली नाम लिखते थे मीथेन, है ना, सो हम लोग मीथेन नाम लिखते थे, तो हम लोग मीथेन लिखेंगे यहाँ, ओके। साथ में हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड, ओके, ओइक एसिड। तो ई हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आपको ई हटाना पड़ेगा, तो मैंने ई हटाया। ई हटाने के बाद जो आपका फाइनल नेम होगा दैट विल बी मीथेन प्लस ओइक एसिड, अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी मिथानोइक एसिड, ठीक है। एंड अबाउट मिथानोइक एसिड हम लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मिथानोइक एसिड के बारे में, दैट मिथानोइक एसिड इज़ सिक्रीटेड बाय एंड स्टिंग। जब एंड स्टिंग होता है तो आपके स्किन पर इरिटेशन महसूस होता है, या मतलब बहुत जलन या बहुत इरिटेटिव सेंसेशन आप महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिथानोइक एसिड, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। तो इसीलिए वो आपके स्किन पर जब सिक्रीट होता है तो इरिटेटिव एक सेंसेशन, एक इरिटेटिव फीलिंग आप महसूस करते हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ मिथानोइक एसिड बाय एंड स्टिंग। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हमें एक बेसिक सोल्यूशन का यूज़ करना होता है जो मिथानोइक एसिड के
जो मिथानोइक एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर एज वेल कि मिथानोइक एसिड जो आप पहले पढ़ते हुए आ रहे थे तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, HCOOH, ये उसका फॉर्मूला होता है और इस तरीके से उसका नाम डिराइव किया जाता है. ओके. सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए आप अगर देखते हैं तो सेकेंड वाले के लिए आप अगर देख रहे हैं तो वहाँ आपको 2 कार्बन दिख रहा है, चाहे आप कंडेंस्ड फॉर्म में देखिए 2 कार्बन एटम है यहाँ पर, चाहे आप यहाँ कंडेंस्ड फॉर्म देखें या फिर आप इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म देखें, दोनों ही केसेस में आप यहाँ देखेंगे कि 2 कार्बन है. और 2 कार्बन के लिए जनरली जब हम एल्केन लिखना चाहते हैं तो एल्केन में हम क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं ना. सो वी जनरली राइट इथेन. सो इथेन लिख लेंगे, साथ में प्लस ओइक एसिड हम लोग लिखेंगे. सो ओइक एसिड लिख लेंगे साथ में और ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ई और ओ साथ नहीं लिखना है आपको. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फाइनली नाम लिख सकते हैं इथानोइक एसिड. और इस इथानोइक एसिड से रिलेटेड हम लोग आगे रिएक्शन भी पढ़ेंगे. इथानोइक एसिड आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे एसिटिक एसिड में इथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है. एसिटिक एसिड जो बार बार हम कहते हैं वो इसका कॉमन नेम है, इथानोइक एसिड का ही कॉमन नेम है. सो जिससे विनेगर बनाया जाता है. सो एसिटिक एसिड जितना आप पॉपुलरली जानते हैं, इथानोइक एसिड भी उसका दूसरा नाम है. सो बहुत टाइम्स हम लोग इथानोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, बट उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH. स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है एंड नाम इस तरीके से डिराइव होता है. सो आई होप आपको फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर के फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड उसके नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड जो सफिक्स हम लोग लिखते हैं एंड किस तरीके से उसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें भी आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बस याद रखिएगा कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का काम बस यही है कि वो एक स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है कार्बन चेन में और उस कंपाउंड को एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करवाता है. एंड जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी है कि वो किसी कार्बन चेन को एक एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी उसमें प्रमोट करता है. तो जैसे अगर मैंने CH3COOH है, तो जैसे अगर मैंने CH3COOH लिखा तो ये जो कार्बन का कंपाउंड है, ये जो कार्बन का चेन है, एक कार्बन का जैसे चेन है यहाँ पे, तो ये कार्बन का चेन अब किस तरीके से बिहेव करेगा, लाइक अ एसिड. इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ अ एसिड, पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनिक एसिड. सो इट विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रमोट करता है, उसी तरीके से डिफरेंट अदर फंक्शनल ग्रुप्स का भी काम होता है डिफरेंट तरीके का केमिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस करवाना किसी भी पर्टिकुलर कार्बन चेन में. और ये जो जितने भी हम लोगों ने अभी तक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, ये सब हेट्रो एटम से जोड़कर बनाए जा रहे हैं. सब में आपको कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरे भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन आपको कई जगह दिख रहा होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कई जगह आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा. तो इस तरीके से ये सब मिल करके फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाने के बाद एक स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी वो कंपाउंड शो करने लगता है. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे अबाउट एस्टर. एस्टर को हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं समझेंगे क्योंकि एस्टर आपका सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में इंक्लूडेड है. उसको हम एज फंक्शनल ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं इस चैप्टर में, बट स्टिल किसी न किसी रिएक्शन में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है. जैसे कि कुछ रिएक्शंस हैं जो हम लोग को आगे डिस्कस करना है, विच इज़ नेम्ड एज एस्टेरिफिकेशन. एंड एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो एस्टेरिफिकेशन का जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होता है, विच इज़ सपोनिफिकेशन. ठीक है. तो सपोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन दोनों रिएक्शंस में हमें एस्टर का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिखता है, दैट इज़ दिस. ये वाला फॉर्मूला आपको दोनों रिएक्शंस में दिखेगा, CH3COOC2H5. ठीक है, CH3COOC2H5. अब इसमें ये नाम हम कैसे लिख रहे हैं, एज यू कैन सी, नाम लिखने के लिए ये वाला जो हिस्सा है, जो C2H5 वाला हिस्सा है, इसको सबसे पहले लिखा जा रहा है इथाइल. इथाइल कैसे लिखते हैं
क्योंकि ये एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सो एल्काइल ग्रुप अगर 2 कार्बन का होगा तो इथेन से इथाइल बनेगा, ठीक है। सो एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6 है। C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल ग्रुप में वो कन्वर्ट होगा, दैट इज C2H5। सो इसीलिए C2H5 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। C2H5 के जगह पे इसलिए हम क्या लिखेंगे, इथाइल। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे C2H5 के जगह पे ये जो आपका हिस्सा है इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, इथाइल लिखा। ओके, ये वाला जो पोर्शन है जो बच गया, बाकी का हिस्सा, उसको हम लिख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लिख रहे हैं इथानोएट। अब ये इथानोएट कहाँ से आता है, इथानोएट समझने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, CH3COOH, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम हम क्या लिख रहे हैं, 2 कार्बन है तो हम नाम क्या लिख रहे थे, इथानोइक एसिड, राइट, इथानोइक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस एसिड के बारे में पढ़ा है। तो इथानोइक एसिड हम इस एसिड का नाम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन हटा देते हैं, अगर ये वाला हाइड्रोजन जो साइड में ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा उसको हम कहेंगे इथानोएट। ओके, सो हाइड्रोजन को हटा देने के बाद, इस हाइड्रोजन को हटा देने के बाद जो भी हिस्सा बचता है इथानोइक एसिड में उसको कहा जाएगा इथानोएट। और इसी इथानोएट को यहाँ इस फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पार्ट में, CH3COOH, और यहाँ पर भी CH3COOH। तो दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला है और सेम फॉर्मूला के लिए हम एक ही नाम लिख रहे हैं, इथानोएट। तो हाइड्रोजन हटाने के बाद इथानोइक एसिड में से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, अगर उस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो बाकी का बचेगा CH3COO, और ये जो CH3COO है इसको हम इथानोएट कहेंगे, और वही इथानोएट आपका यहाँ पर एस्टर में अटैच्ड है। ओके, अब करना यह है कि हम लोगों ने दोनों हिस्से का नाम लिख लिया। हम लोगों ने राइट वाले हिस्से का नाम लिख लिया एज इथाइल और लेफ्ट वाले हिस्से का नाम लिख लिया एज इथानोएट। अब हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, इथाइल को पहले लिख देंगे, इथानोएट को बाद में लिखेंगे, क्योंकि राइट वाला नाम आपको यहाँ पहले लिखना है, लेफ्ट वाला नाम बाद में लिखना है। और इसका वैसा कोई लॉजिक नहीं कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि इस पार्ट को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं और इस पार्ट को हम नेगेटिवली चार्ज्ड मानते हैं। तो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कैसे, ये सब तो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा व्हेन यू विल स्टडी अबाउट एस्टर एंड इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला हिस्सा होता है उसको पहले लिखा जाता है और नेगेटिवली चार्ज्ड वाला जो हिस्सा है उसको बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए C2H5 को ज़्यादातर पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं, इसलिए उसको हम पहले लिखते हैं और इथानोएट वाले हिस्से को हम बाद में लिखते हैं। इसीलिए इस टोटल कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट। तो इस नाम को आपको याद रख लेना है कि इथाइल इथानोएट मतलब CH3COO C2H5 विच इज़ अ काइंड ऑफ एस्टर। ये जो नाम है ये किसका एग्जाम्पल है, एस्टर का एक एग्जाम्पल है, जो एक नया तरीके का कंपाउंड है जो हम लोग आगे चैप्टर में 2 रिएक्शंस में पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन और दूसरा उसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी ऑपोजिट रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस है जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन दोनों ही रिएक्शंस में एस्टर आपको दिखाई देगा कंपाउंड में रिएक्शन करते हुए, या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, दोनों ही केसेस में आपको एस्टर दिखेगा। एंड इस एस्टर का कौन सा एग्जाम्पल आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, ये वाला एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा, इथाइल इथानोएट, ये नाम बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा और इसका फॉर्मूला होगा CH3COO C2H5।
तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है एंड इथाइल इथानोएट नाम भी साथ में याद रख लेना है कि इस कंपाउंड का जो नाम है दैट वुड बी इथाइल इथानोएट. ओके. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, अब हमें समझना है सम कॉमन नेम्स ऑफ फ्यू इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स. तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़ा है जैसे OH, CHO, CO या COOH, इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर के फॉर्मूलाज, कंडेंस्ड फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड उसका IUPAC नेम देखा था, बट कॉमन नेम हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कॉमन नेम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कॉमन नेम इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर कॉमन नेम है. तो IUPAC नेम के बजाय कभी कभी कॉमन नेम भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट है CH3OH. तो ये है अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर. अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल जिसके कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है. सो सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल कंपाउंड, अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड. सो इसीलिए CH3COOH को हम लोग जब IUPAC नेम इसका लिखते थे, सो वी यूज टू राइट मीथानॉल. ठीक है, तो हम लोग मीथानॉल लिखते थे. कैसे नाम लिखते हैं अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं. मीथानॉल, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम इसको प्रोवाइड किया गया है वो मीथानॉल नहीं है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल. इट इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल. ओके, सो मिथाइल वर्ड जो है वो CH3 इस पोर्शन से आता है. सो CH3 इज रिटन एज मिथाइल एंड OH के लिए हम लोग लिख देते हैं अल्कोहल, सिंपली अल्कोहल लिख देते हैं. तो दैट इज द कॉमन नेम फॉर इट, राइट. सो इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है C2H5OH, दैट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज. तो अल्कोहल का ही ये सेकेंड मेंबर हो गया C2H5OH, जिसमें 2 कार्बन है उसके कार्बन चेन में. तो इसके लिए हम लोग IUPAC नेम लिखते थे इथानॉल. इथ स्टैंड्स फॉर द नंबर 2, सो इथानॉल लिखा जाता था इसके लिए, क्योंकि इथ का मतलब होता है 2 कार्बन. सो दैट इज वाई इथानॉल लिखेंगे. मिथाइल अल्कोहल की तरह इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल. ओके, सो कॉमन नेम इसका हम लोग लिखेंगे इथाइल अल्कोहल, राइट. सो इथाइल अल्कोहल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इथाइल C2H5 ये वाला हिस्सा C2H5 आपका इथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, OH आपका अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो C2H5 वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और OH वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो दैट इज हाउ वी राइट द नेम्स फॉर अल्कोहल, कॉमन नेम्स फॉर अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड्स. दूसरा इसके बाद हम देख रहे हैं आफ्टर अल्कोहल के बाद हम लोग देख रहे हैं CHO कंटेनिंग ग्रुप्स. तो CHO कंटेनिंग कंपाउंड्स में पहला आप देख रहे हैं HCHO. तो HCHO को हम लोग लिखते थे मीथानॉल, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं एंड पूरा नाम इसका है मीथानॉल. सो मीथानॉल का जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड का ये एल्डिहाइड CHO को रिप्रेजेंट करता है एंड फॉर्म जो है वो वन हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट मेंबर है. फॉर्मल्डिहाइड मतलब फर्स्ट मेंबर है वो एल्डिहाइड सीरीज़ का. तो इसमें याद ही रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट कि आप इसको उसके नाम से लिंक कर सके. बस हाँ, आपको एल्डिहाइड वर्ड ज़रूर दिखता है इसके नाम में, जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें CHO ज़रूर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड नाम है, मीथानॉल का कॉमन नेम है वो. नेक्स्ट आपको दिखता है 2 कार्बन है इस पूरे चेन में एंड इसमें CHO दिखता है, मतलब ये एल्डिहाइड को बिलोंग करता है. सो वी आर गोइंग टू राइट फॉर दैट इथानॉल. इथ स्टैंड्स फॉर द नंबर 2, कि 2 कार्बन है इसके पूरे चेन में, तो हम इसीलिए इथ लिख रहे हैं उस वहाँ पर, और नाम लिखेंगे इथानॉल. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग इथानॉल एंड इथानॉल,
तो OL और AL में ज़्यादा खास यहाँ पे फ़र्क नहीं दिखता व्हेन यू राइटिंग इन रनिंग हैंड राइटिंग। तो रनिंग हैंड राइटिंग में आप OL लिखे या AL लिखे तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से लिखेंगे, बिकॉज रनिंग हैंड राइटिंग में जब लिखते हैं तो O और A दोनों ऑलमोस्ट कभी कभी एक जैसा हाथों से आप लिखते हैं, तो कभी कभी वो हड़बड़ी में जल्दी में एक जैसा दिखने लगता है, इट लुक्स वेरी सिमिलर। तो इसीलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से लिखना है, A को A जैसा लिखना है और O को O जैसा लिखना है, ठीक है। तो डिफरेंस लगना चाहिए दोनों में, बिकॉज दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इथानॉल का जो कॉमन नेम है जो हम लिखते हैं दैट इज एसिटल्डिहाइड। ओके, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है वैसे एसिटल्डिहाइड है। सो एसिटल्डिहाइड में भी आपको एल्डिहाइड दिखेगा, राइट। एंड एसिड जो वर्ड है वो बाकी के पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में। सो इथानॉल को हम एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंपाउंड दिख रहा है दैट इज अबाउट कीटोन। इट कंटेन्स कीटोन, क्योंकि उसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है और उसके दोनों तरफ एक एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सो 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम लोग 3 कार्बन वाले कीटोन को हम लोग प्रोपानोन लिखते हैं नॉर्मली, राइट। बट इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसीटोन। ओके, एसीटोन मतलब वो लिक्विड, वो वोलेटाइल सब्सटेंस, वो वोलेटाइल लिक्विड जो ज़्यादातर हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर में देखते हैं, जो सबलाइम कर सकता है, विच कैन चेंज फ्रॉम वेरी इजीली फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू इट्स गैशियस स्टेट वेरी इजीली। सबलाइम तो नहीं बोलेंगे बट क्विकली वेपराइज करता है। सबलाइम बोलना गलत होगा क्योंकि वो अपने लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। सबलाइम तो वहाँ हम कह सकते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में जाए या फिर गैशियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में है, तो जैसे नैप्थलीन बॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पर एसीटोन लिक्विड स्टेट में ही उसको स्टोर किया जाता है, बट एज सुन एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर तो वो तुरंत वेपराइज करना शुरू करता है, बिकॉज इट्स वेरी हाईली वोलेटाइल। तो बहुत वोलेटाइल लिक्विड है एंड स्पिरिट जैसा, and once it comes in contact with your body it gains the body heat from your body and quickly evaporates। तो इसके बारे में क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया होगा कि इवापोरेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने वहाँ एसीटोन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ से आप जान रहे हैं अबाउट एसीटोन, एंड उसी एसीटोन के बारे में आज आपको बताया जा रहा है कि एसीटोन का जो एक्चुअल केमिकल प्रॉपर नेम होना चाहिए IUPAC के हिसाब से दैट इज़ प्रोपानोन। एंड उसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। सो दैट एसीटोन कंटेन्स एक्चुअली दीज काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हर एक ड्रॉप में इस तरीके के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आफ्टर एसीटोन दैट यू सी इज कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें कि पहला उसका फर्स्ट मेंबर है HCOOH। अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो दैट वुड बी मिथानोइक एसिड, बिकॉज पूरे कंपाउंड में आपको सिर्फ एक कार्बन दिखता है, तो 1 कार्बन के लिए हम डेफिनेटली मिथ लिखेंगे। सो मिथानोइक एसिड हो जाएगा नाम, जो कि IUPAC के हिसाब से नाम है मिथानोइक एसिड। बट अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यही फॉर्मिक एसिड, यही मिथानोइक एसिड, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेदर आई राइट फॉर्मिक एसिड, वेदर आई राइट मिथानोइक एसिड, दोनों का मतलब एक ही है। एक कॉमन नेम है तो दूसरा IUPAC नेम है। तो दोनों के दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इस्तेमाल किया है, जहाँ पर हम लोग एंड स्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं दैट कभी भी एंड स्टिंग होता है तो इट स्टार्ट्स giving you some kind of irritative feeling on your skin because आपके स्किन के उस एरिया में जहाँ पर एंड स्टिंग हुआ है वहाँ पर फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड का सिक्रीशन हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट पार्ट इरिटेट्स अ लॉट, एंड उसको एक रैपिड रिलीफ पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। एंड बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड।
सो इसके बारे में हम लोगों ने एसिड बेसिस में पढ़ा था, बट वही फॉर्मिक एसिड, वही मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला किस तरीके का होता है, HCOH, ये फॉर्मूला उसका होता है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इन द लिस्ट इज CH3COH। तो इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता है, इसको हम पॉपुलरली एसिटिक एसिड कहते हैं जो उसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम में हम लोग लिखते हैं इथानोइक एसिड। ओके, सो वी कॉल इट इथानोइक एसिड, एंड कॉमन नेम तो आपको पता ही है दैट इट इज एसिटिक एसिड। ओके, सो these were the most commonly used and most popular common names of the compounds that generally come in class 10th under class 10th syllabus in chemistry. So इन सारे common name को ज़रूर से याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं while memorizing, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हम लोगों ने लिखा, तो ये जो वर्ड है FORM, इट इज़ क्वाइट कॉमन, एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 1 कार्बन इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये वर्ड कॉमन है FORM, एंड यू कैन लिंक इट टू यूज टू अंडरस्टैंड दैट इट ऑल्सो कंटेन्स 1 कार्बन, क्योंकि इसके कंपाउंड में भी देखो, अगर फॉर्मिक एसिड के कंपाउंड में देखेंगे 1 कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में भी देखेंगे तो 1 कार्बन है। तो उस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेमोराइज द कॉमन नेम्स प्रॉपर्ली। उसी तरीके से एसिटल्डिहाइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है ACET एसीट, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ACET एसीट, ये दोनों आपको कॉमन दिखेगा, विच इज़ इंडिकेटिंग 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड। ठीक है, तो ये आपको 2 कार्बन एटम का याद दिलाएगा। उसी तरीके से आपको फॉर्मूला में भी 2 कार्बन अटैच्ड दिखता है। सो दीज थिंग्स आर सम काइंड्स ऑफ शॉर्टकट्स विच यू कैन खुद से आप बना सकते हैं while you are reading, while observing whatever is given to you as notes। तो नोट्स कहीं पर आपको मिलता है या कहीं पर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ, कोई टेबल, कुछ भी वैसे पढ़ते हैं, तो खुद से ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं चीज़ों के बीच में और क्या डिफरेंसेस हैं चीज़ों में, तब आपको याद करने में और इजी हो जाएगा। अगर आप कोई सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं या कोई डिफरेंसेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं या उस चीज़ को अगर आप किसी चीज़ से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज थिंग्स, क्योंकि केमिस्ट्री है या साइंस है या बेसिकली बायोलॉजी है या कुछ भी वैसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को किसी दूसरे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से लिंक करना पड़ता है सो दैट आपको वो चीज़ आराम से याद रह सके। आप डायरेक्टली किसी चीज़ को रटना चाहेंगे, उसको मेमोराइज करना चाहेंगे तो मुश्किल होता है। मगिंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन डेफिनेटली। आप उसको लिख कर ट्राई करिए कि आपको याद हो, अदरवाइज ट्राई टू लिंक दैट वर्ड विथ समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर, या फिर ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़ इन वर्ड्स और डिफरेंसेस इन वर्ड्स। तो उस तरीके से कोशिश करना है अपने से इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो अभी आएगा सिलेबस में जो आपको याद करना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें कैसे आप अपने मेमोरी में फ़िट करेंगे, तो फिट करने के लिए आपको खुद से ट्राई करना होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स ऑफ योर ओन एंड देन सी कि आप कितना उसमें एक्सेल कर पाते हैं, कितना आपको समझ में आता है। कुछ तो हम मदद कर सकते हैं आपको, कुछ यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं, और कुछ आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को याद करना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज़ शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया अबाउट about carboxylic acid and its naming and its nomenclature, about its structure, condensed form and open structural form, everything about carboxylic acid जो भी जानना था हमें। and related to that हम लोगों ने एस्टर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कुछ बहुत पॉपुलर कॉमन नेम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एंड सिमिलरली इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज, विल डेफिनेटली बी स्टार्टिंग इट soon in the next class. Okay, so till then you can just take care of yourselves. Thank you everyone for joining the class today. We'll meet in the next class and we'll start with homologous series. Thank you.